Okay, welcome to the lecture number 22 of Electrical Machine 2. हमने पिछली क्लास में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप कर लिया था. ओके, सो दिस वाज द फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट दैट वी हैव डेवलप्ड. ओके, तो ये अपना स्टेटर है और ये अपना रोटर है. ये देख चुके हैं हम, अलग अलग है. एंड यही सर्किट हम रिफर टू स्टेटर भी बना सकते थे. तब वहां पे कुछ नहीं आएगा अपना. दिस विल बी R2 डैश, JX2 डैश, E2 डैश और ये R2 डैश 1/s-1 आ जाएगा. सिंपल, जैसा सेम वैसा ही है जैसे हमने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था. फिर हमने पावर फ्लो देखा था. एक्चुअल पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर क्या था? पावर इनपुट माइनस उसके स्टेटर के कॉपर लॉसेस और रोटर लॉसेस, कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस. ठीक है. फिर उसके बाद में जो हमें पावर मिलेगा दैट वाज द एयर गैप पावर. रोटर इनपुट इन सिंक्रोनस वाट, क्योंकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो किस, जो पावर है किसमें? सिंक्रोनस वाट्स में, क्योंकि फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है. अब इस पावर में से अगर हमने रोटर कॉपर लॉसेस माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? पावर डेवलप्ड. ओके, अब पावर डेवलपमेंट से हमने माइनस किया फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस जो मैकेनिकल लॉसेस हैं, और एक स्टे लोड लॉसेस जो अनअकाउंटेड लॉस है. ये बता चुका हूँ क्या है. ठीक है, और ये हमारा एक्चुअल आउटपुट आया. तो ये तो अगर मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट होगा तब मेरा पावर फ्लो है ना. फिर हमने पिछली क्लास में देखा था कि दी मैजिक क्वांटिटी एयर गैप पावर देखा था. एयर गैप पावर कैसे निकाला था? ओके, दिस वी हैव सीन. फिर पावर डेवलप्ड. ओके, तो इससे हमने देखा कि टॉर्क, जो ग्रॉस टॉर्क है, ठीक है, सॉरी एयर गैप टॉर्क है, वो डेवलप टॉर्क के बराबर हो. ये देख लिया था हमने. ठीक है, अगर हमारे पास एयर गैप पावर आ गया तो रोटर कॉपर लॉस आराम से निकल सकते हैं, स्लिप से मल्टीप्लाई कर दो. और अगर एयर गैप पावर है तो मैं डेवलप पावर भी निकाल सकता हूँ. 1 - s से मल्टीप्लाई कर दो एयर गैप पावर को, तो हमें डेवलप पावर मिल जाएगी. ठीक है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं. सिंपल डायग्राम ऑफ पावर स्टेजेस में आपको बता चुका हूँ. यहाँ तक हम देख चुके हैं. अब उससे पहले मेरे को ये बताना था कि इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपने ट्रांसफार्मर का बनाया था उसको हमने थोड़ा रिड्यूस किया था, जो अप्रोक्सीमेट सर्किट मॉडल में रिड्यूस किया था. तो हमारा जो इक्विवेलेंट मॉडल था वो कुछ ये था. लेट मी टेक दिस इज 1921. okay. This was the okay. ये हमारा इक्विवेलेंट फाइनल रिफर टू स्टेटर था. अब अगर आपको याद आ रहा है तो हम क्या करते थे ट्रांसफार्मर के केस के अंदर, जब हम एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे तो हम इस पैरामीटर को, शंट ब्रांच को कहाँ लेके जाते थे? यहाँ पे बना देते थे. ठीक है, और फिर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, ये दोनों किस में आ जाते थे? सीरीज में. फिर हम इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते थे एंड सो ऑन. वहां पे हम क्यों करते थे? क्योंकि वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट था 2 से 5%. किसका? फुल लोड करंट का. तो वो अगर मैं बात कहूं कि 2 से 5% करंट है तो इसमें फ्लो करेगा, तो I²R जो लॉसेस होंगे वो ज्यादा नहीं होंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. बट क्या हम ये चीज इंडक्शन मोटर में कर सकते हैं? बट कई बुक्स में दे रखा है आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते. तो ये हम अवॉइड करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इंडक्शन मोटर का, वो 20 से 25% है फुल लोड का, है ना, बिकॉज ऑफ एयर गैप. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही. ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो फिर जो इसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट की, नो लोड करंट की वजह से जो यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं वो अकाउंट नहीं होंगे, इसको नेग्लेक्ट कर रहे होता है. फिर जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो गलत आएगा. तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पहले नहीं कर सकते. ठीक है, तो फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं? हमें इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. ठीक है, ताकि जो हमें मैक्सिमम टॉर्क, डेवलप टॉर्क, ये सब कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इजी हो जाए. तो वो कैसे होगा? अब आप देख रहे हो कि भाई इसको तो हम शिफ्ट कर नहीं सकते. दूसरा ये आपको दिख रहा है, ये है कोर लॉसेस के लिए. ठीक है, नो लोड कोर लॉसेस किसका? स्टेटर साइड का. इसको बेसिकली ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे. तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड कर रहा है. तो अगर वोल्टेज और मेरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसको मैं कांस्टेंट लॉसेस मान सकता हूँ.
तो मैं क्या करूंगा, इसको इस कोर लॉसेस को हटा के यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, ये हटा दिया, और इसको मैं जो मेरे कांस्टेंट लॉसेस है मैकेनिकल लोड इक्विवेलेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट मॉडल। इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो कांस्टेंट लॉसेस है उनको एक साथ इकट्ठा कर रहा हूँ। तो यही एक साइंटिस्ट था स्टेनविज मॉडल, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टेनविज मॉडल ने यही किया था कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और फिर इसका इक्विवेलेंट मॉडल बना सकते हैं, उससे क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, है ना हमारे। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग दिस इज द अप्रोक्सीमेट मॉडल, IEEE मॉडल है ये, पूरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्टेनविज मॉडल कहते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट में। तो देखो आपने ये वाले डायग्राम के अंदर और ये वाले डायग्राम के अंदर, मैं रिफर टू स्टेटर ही बता रहा हूँ ना, स्टेटर फ्रीक्वेंसी पे, तो इसलिए R2 डैश आएगा ही आएगा। और ये क्या था आपका, आपको पता होना चाहिए, दिस इज मैकेनिकल लोड इक्विवेलेंट, है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल को हम बेसिकली जो लोड है वो इस पैरामीटर से हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। तो दिस, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक कोर कंपोनेंट है इसको मैंने हटा के कांस्टेंट लॉसेस में डाल दिया, तो इसका पावर फ्लो डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ये R1 GX1 स्टेटर पैरामीटर्स, स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर लीकेज रेजिस्टेंस, V1 सप्लाई वोल्टेज है, I1 मेरा सप्लाई करंट है, ये मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट है, ओके। और ये मेरे रोटर कंपोनेंट्स है, रोटर लीकेज रिएक्टेंस रिफर टू आपके स्टेटर, एंड दिस इज रोटर रेजिस्टेंस R2 डैश बाई S, ओके। इसको आप R2 डैश बाई S भी लिख सकते हो, और या फिर लिख सकते हो सेम ऐसा R2 डैश और इसको अलग, है ना। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, R2 डैश बाई S ही आएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों ये इनका मैंने एडिशन किया है सीरीज में, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो R2 बाई S ही आएगा, R2 डैश बाई S ही आएगा, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। और डैश का मतलब यहाँ पे रिफर टू है, कैसे निकालोगे R2 डैश, A स्क्वायर इंटू R2, ठीक है ना, वेयर A इज द इफेक्टिव टर्न्स रेशियो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो अब आते हैं हम स्टीनविज मॉडल पे। अब जो पावर फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे हम स्टीनविज मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो देखो, दिस इज द पावर फ्लो डायग्राम, इनपुट पावर दिया है यहाँ पे मैंने, ओके, दिस इज इनपुट पावर दिया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। उसके बाद में हम पहले वाले जो एग्जैक्ट मॉडल था उसमें से स्टेटर के, इसमें स्टेटर में कॉपर लॉसेस होंगे, वेरी गुड, प्लस स्टेटर कोर लॉसेस भी माइनस करते थे, अगर आपको याद है तो, दिस स्टेटर कोर लॉसेस, बट ये हमने इसको कहाँ क्या डाल दिया, फिक्स्ड लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस डाल दिया, कांस्टेंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ओके। तो अब देखिए, माइनस स्टेटर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉस, अब मेरे पास क्या आ गया, एयर गैप पावर, ओके, एयर गैप पावर आ गया, जो आपके एयर गैप के अंदर जो पावर मिल रहा है मुझे। अब ये एयर गैप पावर रोटर के लिए क्या कहेगा, इनपुट। अब रोटर के मैं अगर कॉपर लॉसेस माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा डेवलप्ड पावर, ओके, डेवलप पावर। अब डेवलप पावर में से मैं अगर पी रोटर, ये मेरे कांस्टेंट लॉसेस है, इसको मैं बताऊंगा पी रोटर में क्या क्या है। अगर डेवलप पावर में से ये पी रोटर जो कांस्टेंट है अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आउटपुट पावर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज द डेवलप्ड पावर। अभी तक इसमें से कांस्टेंट लॉसेस माइनस नहीं किए। और पी रोटर क्या है, सी दिस, पी रोटर इज मैग्नेटिक लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस कौन से थे मेरे, स्टेटर के कोर लॉसेस, और रोटर के कोर लॉसेस तो हमने हटा दिए थे क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देख लेना क्यों हमने कोर लॉसेस यहाँ पे हटाए थे। तो ये मेरा आ गया जो हमने यहाँ से हटाया था, प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस प्लस स्ट्रे लोड लॉसेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ओके। सो इस सर्किट से हमारी जो कैलकुलेशंस है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इजीली बन जाएंगे, ओके। तो स्टीनविज मॉडल में हमने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है वो आप समझ गए, ओके। नाउ अब इसका हमें क्या करना है कि वही निकालना है, एयर गैप पावर निकालना है, वो है, वो कैसे निकालोगे, सिंपल। देखो, ये ब्रांच और ये ब्रांच इसमें है पैरेलल में, ओके, दिस आर बोथ इन पैरेलल। तो ZP, what is ZP? ZP is nothing, is equivalent resistance of these two parallel branches, okay। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ZP is ZX5 parallel to R2 dash by S plus JX2 dash parallel।
तो आप इसको जो भी कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, रियल टर्म प्लस इमेजिनरी टर्म्स आएंगे दो, उसको मैंने डिनोट कर दिया आरपी और एक्सपी से। ओके, जो रियल पावर आ गई दैट इज आवर रेजिस्टेंस ओनली, और ये मेरा लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगी, कुछ भी आया अपने पास। ठीक है, इसको सॉल्व करके तो मैंने जेड को रिप्रेजेंट कर दिया आरपी प्लस जे एक्सपी से। ओके, तो अब मेरे पास जो सर्किट बना वो कुछ ऐसा बनेगा, ये R1 है और ये JX1 है और यहाँ पे ZP है, और ZP को मैं RP और XP में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे अब इसके अंदर ये मेरा V1 वोल्टेज है और ये मेरा I1 करंट है, अगर मुझे I1 करंट निकालना होगा तो क्या निकलेगा, I1 विल बी, जो भी आप सिंपल फॉर्मूला केवीएल का, V1 वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, तो वो कैसे आ जाएगा, R1 प्लस JX1 प्लस ZP, ऐसे ही निकला है। सी, Z1 किसको दे दिया है, Z1 इज R1 प्लस JX1, है ना, ये मेरा Z1 और ये मेरा ZP है, तो I1 हो जाएगा V1 अपॉन Z1 प्लस ZP, तो ये मेरा I1 आ गया। अब यहाँ पे एयर गैप पावर, ये अब एयर गैप पावर कैसे निकलेगा, ये स्टीनमेज मॉडल के अंदर वहां पे कैसे निकला था एयर गैप पावर, I2 डैश इंटू R2 बाई एस, क्योंकि यहाँ पे I2 डैश करंट जा रहा था, इंटू R2 बाई डैश, I2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई एच। यहाँ इक्विवेलेंट मॉडल के अंदर जो कि ये बना है, इसके अंदर हमारा निकलेगा सिंपल, जो I1 का स्क्वायर, करंट मेरा I1 इंटू I1 का स्क्वायर इंटू दी आरपी, आरपी इसके अंदर, क्योंकि ये रोटर वाला ही पावर है, तो इसके अंदर ये तो प्योर वो क्या है आपका रिएक्टेंस है, ये भी मेरा रिएक्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो भी जो रेजिस्टिव पावर है, रेजिस्टेंस है, उसी के अंदर पावर, पूरा एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, तो वो ये है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रियल पार्ट है जिसमें पावर कंज्यूम करेगा दैट इज आरपी। तो एयर का पावर क्या आएगा, I1 स्क्वायर इंटू आरपी। अगर स्टीनमेज मॉडल का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप एयर गैप पावर ऐसे निकालो। ओके, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब एयर गैप पावर आ गया तो फिर इसका रोटर कॉपर लॉसेस क्या होगा, एस इंटू पीजी, हमने कैलकुलेट किया है। डेवलप्ड पावर क्या होगा, डेवलप्ड पावर क्या होगा, 1 माइनस एस इंटू पीजी एंड सो ऑन, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और आउटपुट पावर निकालने के लिए आप इसमें से कांस्टेंट लॉसेस माइनस कर दोगे। ओके, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोक्सीमेट मॉडल, स्टीनमेज मॉडल। अब इसके बाद में हमें इसका टॉर्क इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, डेवलप टॉर्क निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, तो वो इससे आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका थेवेनिन मैक्सिमम टॉर्क निकालना होता है, मैक्सिमम पावर निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, अगर आपको है ये दिस इज अवर लोड, एक्चुअल तो रोटर साइड में तो लोड होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का सिर्फ ये देखो, ये स्टेटर वाला पार्ट है, लेट मी रब दिस, ये जो सर्किल किया है मैंने स्टेटर वाला पार्ट है, इसका जब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालते थे या कोई भी चीज निकालते थे, अगर आपको सर्किट में याद है तो हम क्या करते थे, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते थे, अगर याद आया तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल के हम बेसिकली जो लोड है उसका मैक्सिमम पावर या जो भी मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सर्किट मॉडल वी विल कैलकुलेट द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए किस टर्मिनल पे निकाल रहे हैं हम, ध्यान से देखना, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं हम इस टर्मिनल पे। ओके, तो ये तो हमारा लोड है, तो लोड को ओपन सर्किट कर देंगे, तो यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकलेगी दैट विल बी अवर ओपन सर्किट वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकलेगा वो इसमें से निकलेगा। तो अगर आपको याद है थेवेनिन थ्योरम, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे तो इसको ओपन सर्किट कर देंगे, तो थेवेनिन वोल्टेज will be the voltage across this Z सॉरी JX5 रहेगा, अब तो ZP क्यों रहेगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास तो ZX5 रहेगा, तो VTH विल बी, टोटल वोल्टेज अप्लाइड कितनी है, V1, वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल लो, V1 इंटू दिस JX5 डिवाइडेड बाई टोटल इम्पिडेंस दैट इज R1 प्लस JX1 प्लस JX5, यही तो आएगा दिस। ओके, थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ स्टीनमेज मॉडल बना रहे हैं, ऑल जो जितनी भी कैलकुलेशन हम पर फेज बेसिस ले रहे हैं, ठीक है, मान 3 फेज हमारी है इंडक्शन मोटर, लेकिन पर फेज ले रहे हैं हम, ध्यान रखना।
वही सेम मॉडल बनाया मैंने। अब मैं VTH विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस, ये तो ओपन हो जाएगा, ये हटा दो इसको। ओके, तो V1 इंटू JX5 अपॉन R1 प्लस JX1, तो ये हमारा VTH आ गया। ओके, VTH आ गया। उसके बाद मुझे बनाना क्या है, कौन सा मॉडल बनाना है, मैं आपको रफली एक बार साइड में बना के दिखा दूं। ये मेरा VTH होगा, यहाँ पे सपोज VTH वोल्टेज होगा, यहाँ मेरा RTH होगा, और ये मेरा R2 डैश बाई एस होगा, और ये JX2 डैश। समझ में आया क्या बनाना चाह रहा हूँ, यानी मैंने इस पार्ट का थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना चाह रहा हूँ। तब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क वगैरह, पावर वगैरह सब निकाल सकते हैं। ये हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट में पढ़ा था। ठीक है, तो जो थेवेनिन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द लोड इंपेडेंस इज वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे ये लोड इंपेडेंस मेरा वेरिएबल है, लोड हमारा चेंज करता रहेगा। ओके, तो VTH तो आ गया। अब ये RTH की जगह ZTH आएगा, सॉरी है ना। ZTH कैसे निकलेगा, हम क्या करते थे, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते थे, तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये वोल्टेज सोर्स है, तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और ये ओपन सर्किट है। यहाँ से देख के मुझे क्या आएगा, R1 JX1 और JX5 किसमें, पैरेलल में, तो R1 प्लस JX1 पैरेलल टू JX5। तो ये मेरा ZTH आ जाएगा। उसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है, रियल और इमेजनरी। तो रियल मेरा रजिस्टिव होगा और इमेजनरी मेरा रिएक्टिव होगा, तो RTH प्लस JXTH, तो ये वाला मॉडल बन जाएगा। तो दिस इज द फाइनल इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल। सी VTH अप्लाइड वोल्टेज I2 डैश, यही तो हुआ। RTH JTH की जगह RTH प्लस JXTH, JX2 प्लस R2 और R2 डैश बाई एस, ये मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट है। अब देखो ये सारे के सारे किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ओके, दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब मेरे को इसका करंट निकालना है, सपोज करंट I2 डैश, तो I2 डैश क्या आएगा, VTH डिवाइडेड बाय ये मॉडल, ये जो आप दिमाग में ना इसी पे हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे, तो इस मॉडल को आप याद रखो। ओके, अब पता होना चाहिए RTH क्या, JXTH क्या, JX2 ये क्या है। ओके, सो I2 डैश विल बी VTH डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, यही तो आएगा। ओके, VTH डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही तो ऐसे तो कैलकुलेट करते हो इसका मैग्नीट्यूड। ओके, VTH डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ RTH प्लस R2 डैश बाय S का होल स्क्वायर प्लस एस, इसको याद रखना। ओके, फिर अप्रोक्सीमेट में ये जो फॉर्मूलेज है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये याद रखना। दूसरा एयर गैप पावर, एयर गैप पावर कैसे निकलता है, I2 डैश का स्क्वायर इनटू रोटर का रेजिस्टेंस जो है टोटल जिसमें कंज्यूम करेगा, दैट इज R2 डैश बाय एस, ये रहा वही सेम थेवेनिन इक्विवेलेंट में, R2 डैश बाय एस, क्योंकि यही है मेरा रोटर का, तो इसमें कंज्यूम होगा। तो अब अगर मैं कहूँ एयर गैप पावर I2 डैश की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये क्वांटिटी पुट कर दूंगा, तो ये मैंने पुट कर दिया, तो VTH का स्क्वायर ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे, इनटू R2 डैश बाई एस, ये रहा। अब जो मेरा पावर टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, पावर इज P इज इक्वल टू ओमेगा टी, P इज ओमेगा टी, ओमेगा मेरा क्या है, स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, T इज द टॉर्क, डेवलप टॉर्क या फिर मैक्सिमम टॉर्क, जो भी हम देखेंगे बाद में, बट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा स्टीनमेज मॉडल है, ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर ये आ गई तो फिर जितना भी टफ से टफ, अब इसमें हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा छोटा हो जाएगा, बट आप हमेशा इसको याद रखना। अगर ये याद हो गया तो फिर बाकी की तो याद करने आराम से फॉर्मूले से आ जाएंगे। ओके, दिस वन। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं। गेट और ES के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत वहाँ पे क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं पूछते, वो अप्रोक्सीमेशन मॉडल में पूछते हैं। अब दिस इज दी अप्रोक्सीमेशन, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गेट और ES के लिए। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये वाले में जो स्टेटर के जो कंपोनेंट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या दे रखा होता है, जब भी कोई क्वेश्चन 90% क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसमें कह रखा होता है कि नेग्लेक्ट दी स्टेटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, क्योंकि वो रोटर के मुकाबले बहुत कम होते हैं। तो फिर अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, और क्वेश्चन में अगर उनकी वैल्यू नहीं दे रखी, किसकी वैल्यू नहीं दे रखी, R1 और JX1 की, और JX5 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब RTH और JXT भी मेरे क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि RTH JXT बने कहाँ से, यहीं से तो बने, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से तो बना है।
ओके, तो अब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आरटीएच और जेएक्सटीएच या फिर स्टेटर मेरे जो पैरामीटर्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर दो, उनको जीरो पुट कर दोगे तो ये हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, वीटीएच और जेएक्सटीएच। ओके, ये वाला ही बचा। तो अब मेरे फॉर्मूला जो सॉरी फॉर्मूलेज हैं वो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, आपको वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यही फॉर्मूला याद रखो। इस फॉर्मूले में आई टू डैश क्या हो जाएगा, आरटीएच और एक्सटीएच जीरो पुट कर दो, सिंपल। इसके अंदर पीजी क्या हो जाएगा, आरटीएच और एक्सटीएच जीरो पुट कर दो, सीधे। तो आरटीएच और एक्सटीएच इग्नोरिंग स्टेटर इंपेडेंस, आरटीएच एक्सटीएच मेरे जीरो हो जाएंगे। और वीटीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर कोई कहे तो वीटीएच की वैल्यू यहाँ पे V1 के बराबर आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो वीटीएच, यहाँ से ये आई थी मेरी वीटीएच, है ना, ये जीरो हो गए वीटीएच। लेट मी रब दिस। ओके, वीटीएच कैसा निकला था आपका, वीटीएच निकला, वीटीएच वाज द वोल्टेज अक्रॉस दिस जेएक्स5। तो ये अगर मेरा जीरो हो गया तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं, पूरा का पूरा V1 कहाँ चला जाएगा, वीटीएच के बराबर। तो वीटीएच विल बी V1। ओके, तो ये वीटीएच V1, आई टू डैश पिछले वाले से फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आरटीएच और एक्सटीएच दोनों हट गए। एयर गैप पावर ओमेगा इंटू, अब हम एयर गैप पावर की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा इंटू जो जो टॉर्क है दैट विल बी एयर गैप टॉर्क ओनली। और यहाँ पे ओमेगा की स्पीड कौन सी आएगी, सिंक्रोनस स्पीड आएगी, ध्यान रखना है ना। टू आपका ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, 2πn/60। ओके, और ये एयर गैप पावर क्या होगा, आई टू डैश इंटू दिस, आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस। यहाँ पे पुट किया है मैंने। तो अब अगर मुझे टॉर्क निकालनी होगी, दिस इज द एयर गैप टॉर्क। एयर गैप टॉर्क क्या आएगी, पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। और पीजी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस। तो ये लिखा है यहाँ पे। ओके, आर टू डैश बाई एस यहाँ पे लिख दिया, आई टू डैश की जगह ये वाला। तो दिस इज दी आवर एयर गैप टॉर्क। और ये मैं कह सकता हूँ, ये हम देख चुके, एयर गैप टॉर्क ही किसके बराबर होती है, डेवलप टॉर्क के बराबर होती है। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना प्लीज। इससे बेटर है, इससे ज्यादा बेटर है आप ये वाला याद रखो। कौन सा, इसमें। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टेटर इंपेडेंस हटा दो, तो ये जीरो पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा वहां पे। ये भी जीरो पुट कर दो, है ना, ज्यादा बेटर है ये याद रखो, ना कि ये। बट ये 90% में अप्रोक्सीमेशन में यूज आता है। ओके, तो दिस इज दी, हमने आज टॉर्क इक्वेशन डेवलप की है। कौन सी, आपकी एयर गैप टॉर्क, है ना। एयर गैप टॉर्क, कौन सी एयर गैप टॉर्क है, यहाँ पे जो टॉर्क डेवलप हो रही है, लेट मी शो दी डायग्राम आपका, ये रहा। इस एयर गैप के अंदर टॉर्क, इसी टॉर्क से ये रोटर घूमेगा। ओके, तो अब दो रीजन, इसको मैं दो रीजन में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने वाला हूँ, वो देखेंगे पहले। तो पहले रीजन वन, जब मेरे दो दो है, मेरी जो वैल्यू है स्लिप की वो बहुत कम है। अगर आपको याद होगा, स्लिप की वैल्यू कहाँ 0 से 1 के बीच में जा सकती है। और स्लिप का फॉर्मूला आप जानते हो, वो था S इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, जब मोटर स्टार्ट होती थी तो रोटर की स्पीड क्या थी, जीरो, है ना। जब मेरी स्पीड जीरो थी, है ना, स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, रोटर की स्पीड की बात, है ना। जब मेरी रोटर की स्पीड जीरो थी तो स्लिप की वैल्यू कितनी रही होगी, 1। ओके, और जब मेरा रोटर यानी मैक्सिमम रही होगी, और जब रोटर मेरा उसकी स्पीड पे नॉर्मल, जो इसकी ऑपरेटिंग रीजन है जहाँ पे घूमता है पंखा एकदम कांस्टेंट स्पीड से, तो ये अगर सपोज 1500 आरपीएम इसकी एन स्पीड है, ओके, तो यहाँ पे रोटर की स्पीड लगभग 1450 आरपीएम होगी सपोज, ये मेरी कांस्टेंट। ये तो अचीव कर नहीं सकता इसको। तो जैसे ये करूंगा तो स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे जैसे मैं स्पीड मेरी अटेंड करेगी, एनएस की स्पीड एनएस की तरफ जाएगी, तो स्लिप की वैल्यू कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ। ये डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ओके, तो मुझे बताओ, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड के लिए, जो अपनी इंडक्शन मोटर है, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन के लिए जो स्लिप की वैल्यू है वो कम होगी या ज्यादा होगी, इट विल बी हाई और लो। क्वेश्चन समझ में आया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ट्रेवल करेगी।
तो ये मेरी लो वैल्यू है। लो वैल्यू का मतलब जीरो नहीं है ना, लो वैल्यू मतलब इसके आसपास 0.1 0.5 है ना, 0.10 जो भी 1.2 जो भी है इसके पास, ठीक है, दिस इज लो वैल्यू। और एक है हाई वैल्यू मतलब 0.9 0.8 है ना 1। तो मुझे बताओ नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी इंडक्शन मोटर की, हाई या लो? हाई। मुझे बताओ हाई। अगर आप हाई बोल रहे हो है ना, यहाँ पे हाई का मतलब चलो सपोज 1 बोल रहे हो है ना। अब इसको समझो थोड़ा, इसको आप रटो मत। पंखा चल रहा है आपका, इसको इसको मशीन समझो ना, इंडक्शन मोटर ही है अपना इसके अंदर। अब मुझे बताओ पंखा पहले स्टार्टिंग में रुका हुआ था, ढंग से सुनना क्या क्वेश्चन पूछा हूँ। जिसने भी अभी 1 बोला है ना, प्लीज, बहुत जनों को लगा होगा 1 होगा, लेकिन अभी अभी ढंग से सुनो इसको, ठीक है। अब पंखा रुका हुआ है, पंखा रुका हुआ है और मैंने स्विच ऑन किया, पंखा तुरंत चालू नहीं हुआ होगा। तो एट स्टार्टिंग मुझे बताओ स्लिप की वैल्यू होती है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। और पंखा की जो हमने सिंक्रोनस स्पीड है दैट इज 1000 आरपीएम सपोज। ओके, मुझे बताओ जब आपने पंखे को जैसे ऑन किया, पंखे की स्पीड क्या थी, यानी रोटर की स्पीड क्या थी, 0। ओके, तो मुझे बताओ स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी इसमें स्टार्टिंग में? अप्रॉक्स 1। 1। चलो गुड। तो ये क्या आपका ऑपरेटिंग रीजन थोड़ी है। आपको पंखे को किस स्पीड पे सपोज 900 आरपीएम पे रोटेट करवाना है ना, वो यस आपका ऑपरेटिंग रीजन है, क्योंकि वही तभी तो पंखा हवा देगा। तो अब अगर मैं बात करूं ये 1000 है और अब पंखा कुछ देर बाद में 900 आरपीएम कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करने लग गया, तो मुझे बताओ स्लिप की वैल्यू क्या रही होगी? 0 के लगभग जीरो के आसपास या फिर बहुत कम। जीरो नहीं बोलेंगे हम कम बोलेंगे। जीरो तब होगी जब ये 1000 आरपीएम, लेकिन हमारी 900 आरपीएम है। तो मुझे बताओ ऑपरेटिंग रीजन कौन सा था आपका, 900 आरपीएम वाला या 0 आरपीएम वाला? 900। 900। तो उस रीजन के अंदर हमारी स्लिप की वैल्यू क्या है, कम या ज्यादा? कम। कम है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग जो रीजन है इंडक्शन मोटर में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। समझ में आया? अब रीजन 1 देखो, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में जहां पे लो वैल्यू ऑफ स्लिप। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, R2 डैश बाई एस और X2 डैश, स्लिप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो स्लिप की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। अगर जीरो भी मानो, जीरो के आसपास ही है, तो मुझे बताओ ये क्वांटिटी क्या होगी, 1 अपॉन है, मैक्सिमम होगी, इन्फाइनाइट कह सकता हूं अगर मैं जीरो बोलूं तो। यस सर। तो मुझे बताओ जब लो ऑपरेटिंग रीजन होगा, सॉरी ऑपरेटिंग रीजन होगा, तब उसमें कह सकता हूं कि ये क्वांटिटी X2 क्वांटिटी से बहुत बड़ी होगी। तो यस मैं क्या करूंगा, X2 डैश को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो जब नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में जो हमारा देखो R2 डैश विल बी वेरी मच ग्रेटर देन X2 डैश, तो I2 डैश करंट क्या बन जाएगा, I2 डैश करंट बन जाएगा V1 डिवाइडेड बाय R2 डैश बाई एस बन जाएगा, क्योंकि R2 डैश बाय का होल स्क्वायर है, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो R2 डैश बाई एस ही बचेगा, किसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन के अंदर अगर आपको कोई डेरिवेशन करो तो ये आ जाएगा। ये नेग्लेक्ट किया है, क्यों किया है देखो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। फिर टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा एस एम इनटू वी दिस आई टू डैश का स्क्वायर, है ना। तो वो आ जाएगा यहाँ पे V1 का स्क्वायर अपॉन R2 डैश बाय एस, सिंपल, है ना। ये टॉर्क डेवलप आ गई यहाँ से मेरे पास। ओके, आप सोच रहे हो कि I2 डैश बाय का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश बाय एस आना चाहिए ना, तो वो तो एक, अगर इस वाली इक्वेशन में देख लो आप, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ये स्क्वायर एक बार इससे कट जाएगा, तो V1 स्क्वायर अपॉन R2 डैश बाय एस, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले से आपने देखा जो टॉर्क है, एयर गैप टॉर्क है, वो स्लिप के क्या प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। डायरेक्टली, व्हेन अदर टर्म्स आर कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं अगर स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां से टॉर्क एंड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रीजन टू कौन सा, स्टार्टिंग रीजन। स्टार्टिंग रीजन मतलब ये वाला, जब स्टार्टिंग में मैं मोटर को जस्ट पंखे को ऑन करने वाला था वो, या फिर ब्रेकिंग मतलब पंखा रुका हुआ होना चाहिए, तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, हाई। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें इस वाले टर्म में अगर एस वाली टर्म ज्यादा है तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, कम। तो अब मैं क्या करूंगा, R2 डैश बाय एस को नेग्लेक्ट कर दूंगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। वैलिड फॉर स्टार्टिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन, ठीक है ना, ध्यान रखना।
तो अब हमारा जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे हमारा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो I2 डैश क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय X2 डैश, और एयर गैप टॉर्क क्या आ जाएगी, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सम V1 का स्क्वायर अपॉन X2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश बाय S। ओके, इनको आप हटा नहीं सकते हम, लेकिन उतना तो आएगा। तो ये इस टॉर्क से देखा आपने, इसमें टॉर्क स्लिप के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सी दिस। तो जब मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन है तब मेरी टॉर्क चेंज हो रही है स्लिप के अकॉर्डिंग, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रीजन 1 में। जब मेरा ऑपरेटिंग जोन होगा, लो वैल्यू ऑफ स्लिप होगी, जब ये फुल कंडीशन में आराम से रोटेट कर रहा होगा। दूसरा रीजन स्टार्टिंग या ब्रेकिंग रीजन के अंदर टॉर्क जो लगेगी वो होगी स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये दो चीजों को ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे। इसका मतलब ये है, तो देखो इसका मतलब ये है कि भाई टॉर्क स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगी तभी तो वो रन कर पाएगा, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग के अंदर, है ना, ये हम देखेंगे उसके अंदर। नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन और हाई स्लिप और वैलिड फॉर स्टार्टिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें से बनते हैं, 90% न्यूमेरिकल इसी में से आएंगे, क्योंकि वो RTH और XTH लंबा डेरिवेशन नहीं कराने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम ड्रॉ करेंगे दिस वन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो प्लीज जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, है ना, खासकर इस वाली को, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएगा। टॉर्क और स्लिप, यानी y एक्सिस पे हम टॉर्क लेंगे और एक्सिस पे हमारा स्लिप रहेगी एंड स्पीड रहेगी। ओके, फिर ड्रॉ करेंगे कैसे क्या है इंडक्शन मोटर का और इंडक्शन जनरेटर का, एक ही टॉर्क स्लिप पे आपको मैं दोनों बता दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।